आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में जो हमारी जो सीरीज है 5000 एमसीक्यूज की है ना, तो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एम्स का जो आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए हमने इसको स्टार्ट करा। रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डीएसएसबी और बाकी जो स्टेट और सेंटर लेवल के सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। आज देखिए क्या करेंगे हम, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो इसको एमसीक्यूज के थ्रू जो है हम लोग रिवाइज करेंगे। तो लगभग इसमें 200 क्वेश्चंस जो हैं आपके हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के जो है वो मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। ओके, तो इससे जो है आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हमारा जो वीडियो रहने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए बच्चों, अगर जो अभी आपने फार्मा एमसीक्यू की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, प्ले स्टोर से कर लेना, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ से आप लोग ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर जो है डिफरेंट कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं जिनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और जो है ये एम्स का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट करा हुआ है जिससे बहुत ही कम समय में आप अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हो। ओके, रेलवे का भी कोर्स है और बाकी और भी चीज़ें हैं तो आप पे विजिट जरूर कीजिएगा। ओके, तो अभी जो है बिना देरी स्टार्ट करते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चंस। ओके, हॉस्पिटल ठीक है, मीडियम साइज हॉस्पिटल में कितने बेड्स होते हैं? बिलो 100 टू 500, 500 टू 1000, 1000 टू 2000। तो नंबर ऑफ बेड्स इन मीडियम साइज हॉस्पिटल में आपने बताने कितने बेड होते हैं, तो 500 से 1000 होते हैं। 500 टू 1000 आपका आंसर हो जाएगा। मीडियम साइज हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें कितने बेड होते हैं? 500 टू 1000 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो हम लोग देखते हैं, साइज के बेसिस पे जो हॉस्पिटल्स को क्लासिफाई किया गया है, तो वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स में लेस देन 100 बेड्स होते हैं, 100 बेड से कम होते हैं। स्मॉल हॉस्पिटल्स में 100 टू 500 बेड्स होते हैं। मीडियम हॉस्पिटल्स में 500 टू 1000 बेड्स होते हैं। लार्ज हॉस्पिटल्स का मतलब है मोर देन 1000 बेड हो जाएगा। ओके, तो आपसे मीडियम साइज हॉस्पिटल्स का पूछा था तो 500 से 1000 बेड आपका आंसर हो जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। देखिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है उसका क्या फंक्शन है? डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, ड्रग डिस्पेंस करेगा। मैनेजमेंट ऑफ स्टोर, स्टोर मैनेज करेगा। पेशेंट काउंसलिंग है। ऑल देखिए सारे ही फंक्शंस है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के, है ना। ड्रग डिस्पेंस करेगा, मैनेजमेंट ऑफ स्टोर्स, पेशेंट काउंसलिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताना है। टू एंश्योर द availability of right medication at the right time in the right dose at the minimum possible cost. Okay, next to act as a counseling department for medical staff, nurse and for patient both या none। देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव पे पूछा है। देखिए दोनों ही ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट है ओपीडी रेफर्स टू। ओपीडी का मतलब बताना, मतलब कि फुल फॉर्म है ओपीडी के। देखिए अदर पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, अदर फार्मेसी डिपार्टमेंट, आउट फार्मेसी डिपार्टमेंट। ओपीडी स्टैंड्स फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आंसर इज ऑप्शन बी। ये पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ 2022 में, उसमें पूछा था। एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर, तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या होते हैं? रिक्वायर टू एडमिट इन द वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, रिक्वायर टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, रिक्वायर इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन नन। तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो होते हैं रिक्वायर टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, जैसे पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कोल्ड। ठीक है, पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड उन्हें क्या कहेंगे? इमरजेंसी आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट्स, रेफर्ड आउट पेशेंट्स। तो ये एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एम्बुलेटरी पेशेंट्स एबल टू वॉक अराउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन 300 बेडेड हॉस्पिटल। बहुत से एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ, कभी पूछा 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है। ओके, 200 बेड, 300 बेड, मतलब सभी का पूछ लिया अलग अलग एग्जाम में। बहुत बार रिपीट होता है ये कि कितने बेडेड हॉस्पिटल्स में कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। आपको ये मैंने टेबल बता भी रखे तो आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो 300 बेडेड हॉस्पिटल्स का बताना है। 8 फार्मासिस्ट, 10 फार्मासिस्ट, 15 या 12 फार्मासिस्ट। तो 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए हमारे 10 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। महाराष्ट्र में ये पूछा हुआ है, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था। तो 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए हमारे 10 फार्मासिस्ट हो गए। देखिए मैंने आपको ये टेबल बता भी रखी है। बेड स्ट्रेंथ ऑफ हॉस्पिटल है एक तरफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। 50
बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट याद रखने हैं, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट, 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 10 फार्मासिस्ट और 500 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 15 फार्मासिस्ट हमने याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन 50 बेडेड हॉस्पिटल्स। देखिए फिर से पूछ लिया आपसे कि 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड हैं, 4 फार्मासिस्ट, 3 फार्मासिस्ट, 5 या 2 फार्मासिस्ट। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए हमारे 3 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे ए 100 बेडेड हॉस्पिटल शुड हैव एटलीस्ट, तो अभी ये 50 का देखा आपने 3 फार्मासिस्ट, अब 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है, 4, 3, 5 या 2 फार्मासिस्ट। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट हो गए, 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 देखे थे, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट हैं। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को क्या कहेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन कहेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोजोकोमियल लेटेंट इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 200 बेडेड हॉस्पिटल। तो ये यूपी एनएचएम में पूछा था और अभी भी एक एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, 200 बेडेड हॉस्पिटल का पूछा हुआ था, 8, 6, 5 या 2। ठीक है, तो 200 बेडेड देखिए हमने 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट देखे, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट देखे, 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट आ जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड ऑन द डैश फ्लोर स्पेशली द डिस्पेंसिंग यूनिट। तो जो हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है वो मतलब कहाँ पर होनी चाहिए, है ना। हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है प्रेफरेबली मतलब कि कहाँ पर होना प्रेफर करेंगे उसका, टॉप फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, आउटसाइड द हॉस्पिटल या ऑल। बताइए कौन सी जगह पे होनी चाहिए, टॉप फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर। देखिए ग्राउंड फ्लोर पे होगी तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो प्रेफरेबली तो कहाँ होनी चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे ही होनी चाहिए। तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये भी ग्राउंड फ्लोर वाला भी पूछा हुआ था भी किसी एग्जाम में। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज एसोसिएटेड विद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से कौन सा मेथड एसोसिएटेड है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है ना हॉस्पिटल फार्मेसी में जो होता है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कौन सा मेथड फॉलो करते हैं उसमें, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड होता है, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ड्रग बास्केट मेथड, या ऑल। देखिए सारे ही मेथड्स हैं ये। ओके, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। देखिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स टू इन पेशेंट इन हॉस्पिटल। देखिए इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है, फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है, चार फ्लोर स्टॉक में चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है, फिर कंबाइंड इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है एंड फ्लोर स्टॉक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फिर होता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है जिसमें कि आपका सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है। ओके, फिर आपका सैटेलाइट फार्मेसी और बेडसाइड फार्मेसी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट फ्रॉम द नर्सिंग स्टेशन एंड द फार्मेसी सप्लाई फ्रॉम द ड्रग स्टोर। देखिए ऐसा कौन सा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आई मैंने आपको सारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताए, तो उनमें से कौन सा है जिसमें कह रहे हैं ड्रग आर गिवन टू द पेशेंट फ्रॉम, पेशेंट्स को ड्रग दी जाती है फ्रॉम द नर्सिंग स्टेशन से एंड द फार्मेसी सप्लाईज फ्रॉम द ड्रग स्टोर। तो कौन से टाइप का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात हो रही है, एम्स पटना में पूछा और अभी फिर एसएसबी में जो फार्मासिस्ट का एसएसबी का एएसआई फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है ना उसमें भी सेम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। फ्लोर स्टॉक सिस्टम है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यूनिट डोज सिस्टम। तो ये आपका क्या होता है, ड्रग आर गिवन टू पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन, तो ये हमारा फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आता है ना। ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा। देखिए फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है ना, इसमें आपका चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है और एक नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है। ओके, द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। तो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स जो होते हैं उसके बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है। देखिए कॉस्ट ऑफ दोज मेडिसिन इज डायरेक्टली एडेड टू द पेशेंट्स अकाउंट, एग्जांपल्स आर पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पीटीसी डिसाइड चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स एंड इट्स रिक्वायरमेंट या ऑल। देखिए
फ्लोर स्टॉक जो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, उसके बारे में देखिए सारी ही बातें सही लिखी हुई है। ओके, देखिए इनकी जो मेडिसिन की कॉस्ट होती है ना, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में जो जो ड्रग्स आती है उनकी जो कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली ऐड जाती है पेशेंट के अकाउंट में। इसके एग्जांपल्स में पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन आते हैं। और जो पीटीसी जो होती है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी जो होती है, वो डिसाइड करती है चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स और इसकी रिक्वायरमेंट को। ओके, नेक्स्ट है dash medications are stocked on nursing station at all time but they are not directly charged to an account of patient. Cost of such medicines is adjusted in the room rent. देखिए कह रहे ये मेडिकेशन जो होती हैं ये स्टॉक्ड ऑन द नर्सिंग स्टेशन पे हमेशा रहती है ऑल टाइम, बट दे आर नॉट डायरेक्टली चार्ज टू एन अकाउंट, पेशेंट्स के अकाउंट में इनको डायरेक्टली चार्ज नहीं करते। इनकी जो कॉस्ट होती है इन मेडिसिन की वो रूम रेंट में ही एडजस्ट कर दी जाती हैं। तो कह रहे नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक है ये, चार्ज फ्लोर स्टॉक है सैटेलाइट फार्मेसी नन, तो ये आपके होते हैं कौन से, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक होते हैं, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में होता है ये। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए नॉन चार्ज ड्रग, अब पूछ रहे नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो पढ़ते हो तो उसमें कौन कौन सी ड्रग्स होते हैं जो नॉन चार्ज होती है, सलाइन सोल्यूशन है, डेक्सट्रोज है, बोथ है नन। देखिए आपके दोनों ही जो है नॉन चार्ज में आते हैं, सलाइन सोल्यूशंस और डेक्सट्रोज सोल्यूशंस। ओके, जैसे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर, तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम किसके लिए यूज करते हैं, इन पेशेंट्स के लिए, आउट पेशेंट्स के लिए, बोथ इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट्स, इमरजेंसी पेशेंट्स। तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम यूज किया जाता है इन पेशेंट्स के लिए। दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, इन पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन वुड बी डिफिकल्ट इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग सिस्टम। इनमें से कौन से सिस्टम में मेडिसिन को डिस्पेंस करना डिफिकल्ट होगा फार्मासिस्ट की एब्सेंस में। देखिए यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, फ्लोर स्टॉक सिस्टम या कॉम्बिनेशन सिस्टम। तो ये हमारा होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट दैट इज एडमिटेड इन द वार्ड इज नोन एज, पेशेंट जो वार्ड में एडमिट होता है उसे क्या कहेंगे, इन पेशेंट, आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट्स या नन। तो ये हमारे इन पेशेंट्स होते हैं ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इन पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। तो इन पेशेंट्स में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड मैंने अभी आपको बताए थे, है ना। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है, ये भी होता है। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है, ये भी होता है। तो तीनों ही मेथड है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन पेशेंट सर्विस। तो इन पेशेंट सर्विस में कौन सा इंक्लूड नहीं है, इश्यू सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ये तीनों तो होते हैं, तो आपसे नोट पूछा तो इश्यू सिस्टम हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ यूनिट डोज सिस्टम आर करेक्ट। यूनिट डोज जो सिस्टम होता है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए पेशेंट्स आर चार्ज्ड ओनली फॉर दोज मेडिकेशंस व्हिच आर कंज्यूम्ड बाय हिम। ओके, इट रिड्यूस द मेडिकेशन एरर सिंस द फार्मासिस्ट चेक अ कॉपी ऑफ फिजिशियंस ओरिजिनल ऑर्डर। It avoid wastage of drug, less space is required as compared to bulky floor stock, it allow the nurse more time for direct patient care या all। देखिए यूनिट जो है आपका डोज ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम जो होता है तो उसके बारे में सारी बातें सही लिखी हुई है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के क्या क्या डिसएडवांटेज है। देखिए सेपरेट मैन पावर इज रिक्वायर्ड फॉर प्री पैकेजिंग, सेपरेट कंटेनर्स, क्लोजर्स, मशीनरीज एंड ऑल्सो स्पेस इज रिक्वायर्ड, यूनिट डिस्पेंसिंग शुड बी हैंडल्ड बाय स्किल्ड पर्सन एंड सुपरवाइजर फार्मासिस्ट ओनली ऑल। देखिए ये तीनों ही इसके डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आपका यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है कि सेपरेट मैन पावर रिक्वायर्ड होता है प्री पैकेजिंग के लिए, सेपरेट कंटेनर, क्लोजर्स, मशीनरीज और स्पेस भी रिक्वायर्ड होता है, और जो यूनिट डिस्पेंसिंग होती है शुड बी हैंडल्ड बाय स्किल्ड पर्सन एंड सुपरवाइज्ड बाय फार्मासिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल फॉर इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन से आते हैं, यूडीडीएस मतलब कि यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम, पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, डीआईबी ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो होता है, सीएसएसडी जो सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, मतलब इस टाइप से यही। ओके, तो आपका जो है इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमारा यूडीडीएस आ जाएगा, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना।
नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज को डिस्पेंसिंग करने की मेथड कौन कौन सी है? CUDD सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, DUDD डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, बोथ है नन। तो दोनों ही पढ़ते हैं हम। जो आपके यूनिट डोज को डिस्पेंसिंग के जो मेथड होते हैं उसमें एक तो सेंट्रलाइज्ड होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ओके, देखिए फिर से पूछा CUDD स्टैंड्स फॉर, तो मैंने आपको बता दिया CUDD के किसके लिए स्टैंड करते हैं, क्योंकि अभी जो एग्जाम है ना फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। ओके, तो देखिए सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, कंट्रोल, देखिए कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल वाला ऑप्शन काट दीजिए। सेंट्रलाइज्ड होता है, यूनिट होता है, यूनिक भी नहीं होता। सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। नेक्स्ट DUDD स्टैंड्स फॉर, तो ये देख लीजिए डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है ऑल इन पेशेंट ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड इन यूनिट डोज। ओके, and all the drugs are stored in main pharmacy and dispensed at the time the dose is due to be given to the patient। इस सिस्टम को बताना है, कौन सा सिस्टम के बारे में बात हो रही है, कि डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम की बात हो रही है। देखिए कह रहे ऑल इन पेशेंट ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड इन, देखिए यूनिट डोज में करे, यूनिट डोज नाम आ गया, देखिए तो होगा यूनिट डोज, तो आप ये दोनों कंप्लीट फ्लोर स्टॉक वाला तो काट दीजिए, है ना। 2 बच गए, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। कह रहे ऑल द ड्रग्स आर स्टोर्ड इन मेन फार्मेसी एंड डिस्पेंस्ड एट द टाइम द डोज इज ड्यू टू बी गिवन टू द पेशेंट। तो ये हमारा होता है कौन सा? सेंट्रलाइज्ड में होता है, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट है CSSR स्टैंड्स फॉर सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम। CSSR सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम। नेक्स्ट है व्हाट इज C इन द फुल फॉर्म ऑफ CUDD। तो अभी मैंने आपको बता दिया, देख लीजिए C का मतलब क्या था? सेंट्रलाइज्ड तो था, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बिलोंग्स टू। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम पढ़ा था, किससे बिलोंग करता है? यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इन पेशेंट्स, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, या आउट पेशेंट। तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम बिलोंग करेगा इन पेशेंट से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ रनिंग मिनी फार्मेसी इन ईच फ्लोर ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इज नोन एज। ओके, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनमें क्या होता है? मिनी फार्मेसी होती है हर एक फ्लोर पर, है ना। तो कंसेप्ट ऑफ रनिंग मिनी फार्मेसी इन ईच फ्लोर ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे? इन पेशेंट फार्मेसी या सैटेलाइट फार्मेसी, बेड साइड रिटेल फार्मेसी, तो ये सैटेलाइट फार्मेसी बोला जाता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सैटेलाइट फार्मेसी अ मोड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर, तो किसके अंडर आता है? चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, या इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। तो ये हमारा आता है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है ड्रग बास्केट मेथड इज अडॉप्टेड इन द डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, एम्बुलेटरी ड्रग्स। तो ये आपका होता है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग। ओके, ड्रग बास्केट मेथड इज अडॉप्टेड इन द डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। नेक्स्ट है मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड बिलोंग्स टू नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, आउट पेशेंट, इन पेशेंट, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड बिलोंग्स टू नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। नेक्स्ट डैश इज द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ए हॉस्पिटल फार्मेसी इन ए 200 बेडेड हॉस्पिटल। तो 200 बेडेड हॉस्पिटल्स जो है उसके लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड है हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए? 1200 स्क्वायर फीट, 630 स्क्वायर फीट, 205 या 420 स्क्वायर फीट। तो ये 1200 स्क्वायर फीट होता है 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए। जो आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है उसके लिए कितना स्पेस चाहिए? ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए फार्मेसी रिक्वायर मिनिमम ऑफ 250 स्क्वायर फीट फॉर एनी साइज हॉस्पिटल। तो कह रहे कि जो आपके 100 बेडेड हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें तो पर बेड आपको 10 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। तो 200 बेडेड हॉस्पिटल्स में पर बेड 6 स्क्वायर फीट का लिखा हुआ है, तो आपको पर बेड बताया हुआ है 6 स्क्वायर फीट का, तो आपको तो जो है 200 बेडेड के लिए तो आपका कितना हो जाएगा? 1200 स्क्वायर फीट हो जाएगा, है ना।
एंड 5 स्क्वायर फीट पर बेड इन लार्जर हॉस्पिटल्स होता है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड पर बेड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल्स। तो मैंने अभी आपको बताया 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए पर बेड कितना एरिया बताया स्क्वायर फीट में, 10 स्क्वायर फीट एरिया बताया है ना। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके तो यही लिखा हुआ है 10 स्क्वायर फीट पर बेड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल्स। ओके नेक्स्ट फॉलोइंग डिस्पेंसरी एरिया इन स्क्वायर फीट इज रिक्वायर्ड इन 100 बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल। तो 100 बेड वाले हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें डिस्पेंसरी एरिया जो है वो स्क्वायर फीट में बताना है। 350, 450, 500 या 100, 350, 450, 500 या जो है 100। तो आपका जो है ये हो जाएगा 350 जो होता है स्क्वायर फीट जो होता है डिस्पेंसरी एरिया होता है 100 बेड कैपेसिटी वाले हॉस्पिटल्स में। ओके तो डिस्पेंसरी एरिया अगर आप लोग देखोगे तो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 350 स्क्वायर फीट है ये। ओके और 300 बेडेड के लिए 500 स्क्वायर फीट, 700 बेडेड के लिए 800 स्क्वायर फीट हो जाएगा। ये डिस्पेंसरी एरिया है। ओके जैसे मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर स्टोर रूम ऑफ ए 700 बेड हॉस्पिटल। तो अभी आपसे डिस्पेंसरी पूछा था, अब स्टोर रूम के लिए पूछा है। तो 1000 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट, 2400, 3600 स्क्वायर फीट। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 2400 स्क्वायर फीट होता है 700 बेड कैपेसिटी वाले। 450 स्क्वायर फीट हो जाएगा स्टोर रूम के लिए एरिया, 300 बेडेड के लिए 1000 स्क्वायर फीट और 700 बेडेड के लिए 2400 स्क्वायर फीट जो आपको जो ऑप्शन में दिया था। ओके जैसे मिनिमम एरिया फॉर अ फार्मेसी इन एनी साइज्ड हॉस्पिटल, किसी भी साइज मतलब कि एनी साइज हॉस्पिटल के लिए मिनिमम एरिया फॉर ए फार्मेसी क्या होगा 250 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 150 या 100। तो ये आपका 250 स्क्वायर फीट हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू ट्रीट पेशेंट्स इन ओपीडी। तो आपको नोट बताना है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर रेस्पॉन्सिबल टू ट्रीट पेशेंट्स इन ओपीडी। तो ओपीडी में पेशेंट्स को ट्रीट थोड़ा करेंगे है ना, तो आपका जो ऑप्शन तो 2 ही हो गया। बाकी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर इन चार्ज ऑफ देयर मेडिकेशन स्टॉक मॉनिटरिंग द सप्लाई ऑफ ऑल मेडिसिन यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स। ठीक है तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है फिजिशियन बिफोर गिविंग एनी मेडिकेशंस। कोई भी मेडिकेशन देने से पहले फिजिशियन क्या कंफर्म करता है? चेक पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन विद एग्जिस्टिंग मेडिकेशंस, चेक पॉसिबल इंटरेक्शन विद ओटीसी मेडिकेशंस, पर्सन इज नॉट हाइपरटेंसिव टू मेडिकेशन से ऑल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसफुल हॉस्पिटल इज बेस्ड ऑन गुड मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड प्लानिंग, गुड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल। तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके सक्सेसफुल हॉस्पिटल किस पे बेस्ड होता है? गुड कम्युनिटी ओरिएंटेड प्लानिंग, गुड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विस। का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ मेडिकेशंस, एंश्योरिंग सेफ इफेक्टिव मेडिकेशन यूज, मैक्सिमाइज हॉस्पिटल रेवेन्यू या रिड्यूसिंग द वेस्टेज वेटिंग टाइम फॉर पेशेंट। तो ये ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, एंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज हो जाएगा। क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू एंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर। ओके कह रहे इनमें से कौन सा है? क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू एंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ ड्रग इंटरेक्शन एंड पेशेंट सेफ्टी। तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसे ड्रग इंटरेक्शन की नॉलेज तो होनी ही चाहिए है ना। फिर कह रहा है एक्सपर्टीज इन फैसिलिटी मेंटेनेंस, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्किल, तो ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ड्रग का इंटरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। ओके बाकी प्रोफिशिएंसी इन मेडिकल बिलिंग। तो आपका आंसर देखिए यही हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए 1 जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मासिस्ट। का प्राइमरी गोल बताना है व्हेन प्रोवाइडिंग पेशेंट काउंसलिंग एंड एडवाइस फॉर द यूज ऑफ कॉमन ड्रग। कॉमन ड्रग है उनके यूज के बारे में एडवाइस देनी है और जो पेशेंट काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है ना, तो प्राइमरी गोल बताना है फार्मासिस्ट का। देखिए प्रमोट करेगा ब्रांड नेम मेडिकेशंस, तो ऐसा नहीं होता। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर द फार्मेसी, ऐसा भी नहीं होता। ensuring patient safety and optimizing drug therapy या reducing the duration of patient interaction। तो duration भी reduce नहीं होगा, तो क्या निकल के आया आंसर? ensuring patient safety and optimizing drug therapy। okay next drug required to be purchased for a hospital is prepared by। मतलब कि हॉस्पिटल के लिए जो ड्रग परचेज करनी होती है तो ये सब कौन डिसाइड करता है कि भाई कितनी क्या ड्रग परचेज करनी है ना।
पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, चीफ फार्मासिस्ट या सीएसएस। तो ये हमारा जो पीटीसी होता है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी जो होती है, ये डिसाइड करती है। ओके, नेक्स्ट है, इन अ हॉस्पिटल रिटेल फार्मेसी एस्टेब्लिशमेंट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स एंड इम्प्लीमेंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स। ओके, तो रिकॉर्ड्स वगैरह जो मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल, इनके लिए जो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, देखिए, स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर द फार्मेसी, ensuring regulatory compliance and patient safety, maximize employee workload। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ensuring regulatory compliance and patient safety। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following inventory control technique help in categorizing item based on their importance। आइटम्स को उनकी इंपॉर्टेंस के बेस पे कैरेक्टराइज किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ, एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। एबीसी एनालिसिस, सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक लेवल, या ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमारा एबीसी एनालिसिस में होता है, आइटम्स को हम ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम ऐसे क्लासिफाई किया हुआ है ना, उनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पर। तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल आपका एबीसी एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, ए मेथड टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के मेथड बताइए। पेशेंट काउंसलिंग, प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेडिकेशन रेजिमेन, या ऑल। देखिए सारे ही मेथड है पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं सर, ओटीसी स्टैंड्स फॉर, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, और अभी रिसेंटली जो उड़ीसा में फार्मासिस्ट का एग्जाम था तो उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। तो ओटीसी सिंपल ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ओवर द काउंटर। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग कंटेंट कौन सा नहीं है, देखिए, डिजीज कंडीशंस, मेडिसिन डोजिंग फ्रीक्वेंसी, मेडिसिन क्लासिफिकेशन, डिस्काउंट्स एंड ऑफर। तो डिस्काउंट एंड ऑफर्स इसमें नहीं आएगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द लाइक्लीहुड ऑफ ड्रग इंटरेक्शन अकरिंग। तो ये भी हमारा उड़ीसा में पूछा हुआ है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग इंटरेक्शन में। देखिए, प्राइस ऑफ ड्रग, ड्रग की प्राइस से ड्रग की इंटरेक्शन का कोई लेना देना है क्या, बिल्कुल नहीं है। कलर ऑफ द मेडिकेशन, मेडिकेशन का जो कलर से भी कोई लेना देना नहीं है, ब्रांड नेम से भी कुछ नहीं है। तो एज ऑफ द पेशेंट्स, इससे फर्क पड़ता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन पेशेंट काउंसलिंग में व्हाट इज टीच बैक टेक्निक क्या होता है, मेथड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू लेक्चर पेशेंट्स अबाउट देयर कंडीशंस, कि पेशेंट्स को लेक्चर दे। ए फॉर्म ऑफ फिजिकल थेरेपी है, ए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है पेशेंट्स के लिए, ये भी नहीं है। तो टीच बैक टेक्निक पता क्या होती है, ए मेथड फॉर पेशेंट्स टू रिपीट बैक इंफॉर्मेशन टू कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच टर्म रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ ensuring दैट पेशेंट रिसीव राइट मेडिकेशन इन द राइट डोज वाया द राइट रूट एट द राइट टाइम। बताइए, मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन होता है, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट है, मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग। में फार्मासिस्ट का प्राइमरी रोल क्या नहीं है, देखिए, काउंसलिंग पेशेंट ऑन मेडिकेशन यूज, मॉनिटरिंग फॉर ड्रग इंटरेक्शन, प्रोवाइड मेडिकल डायग्नोज। देखिए, डायग्नोज नहीं करेगा, जो हमारा फार्मासिस्ट है वो डायग्नोसिस प्रोवाइड नहीं करेगा, ऑप्शन आपका सी ही राइट हो जाएगा। बाकी डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस को डिस्पेंस करेगा, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 6 आर ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के जो 6 आर है उसमें कौन सा नहीं है। राइट डोज होता है, राइट हैंड, राइट पेशेंट, राइट रूट। तो कौन सा नहीं होता, राइट हैंड नहीं होता, राइट पेशेंट, राइट रूट, राइट डोज, ये सब होते हैं। देखिए, राइट पेशेंट होता है, राइट जो 6 आर्स हैं उसमें राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशंस, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट, राइट डॉक्यूमेंटेशन होता है। ओके, जैसे ऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स दैट एनालाइज एंड इंटरप्रेट द पैटर्न ऑफ ड्रग यूजेज इज टर्म्ड एज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द पैटर्न ऑफ ड्रग यूजेज। देखिए, ड्रग प्रोडक्ट डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोग्राम, ड्रग सेफ्टी प्रोसेस, एवरीडे ड्रग रिव्यू, या ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू हो जाएगा, ये ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज, यह है क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट। क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट क्या होता है, देखिए दिल्ली में पूछा हुआ आपका
जो है दिल्ली का फार्मासिस्ट का जो एग्जाम होता है ना उसमें पूछा था कि क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट क्या होता है। देखिए फार्मासिस्ट शुड एंटर इनटू एनी सीक्रेट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद ए फिजिशियन और टू ऑफर हिम एनी कमीशन और एडवांटेज फॉर रिकमेंडिंग हिज डिस्पेंसरी और ड्रग्स। तो ऐसा नहीं होता है ना। नो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुड एंटर इनटू एनी सीक्रेट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद ए फिजिशियन टू ऑफर हिम एनी कमीशन और एनी एडवांटेज बाय रिकमेंडिंग हिज डिस्पेंसरी। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड नहीं होता, ये फार्मासिस्ट से रिलेटेड होता है। ओके फिर है नो फार्मासिस्ट शुड एंटर इनटू एनी सीक्रेट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद फिजिशियन टू ऑफर हिम एनी कमीशन और एनी एडवांटेज बाय रिकमेंडिंग हिज डिस्पेंसरी और ड्रग स्टोर। तो ये ही आपका जो है ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। फिर बाकी दिया एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो देखिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड तो है ही नहीं है, तो इस ऑप्शन को तो आप काट दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी पीटीसी के बारे में पूछा। एक बार तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछी हुई एग्जाम में, तो फुल फॉर्म तो आपको पता होनी चाहिए है ना। तो पीटीसी के बारे में पढ़ेंगे तो फुल फॉर्म तो ऑटोमेटिकली पता होगी है ना। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी इज कंपोज्ड ऑफ। तो इसमें क्या क्या होता है, देखिए एटलीस्ट 3 फिजिशियंस, इन्होंने कहा है कि इसमें 3 फिजिशियंस होते हैं, 2 नर्स होती है और 1 फार्मासिस्ट होता है। फिर कह रहे 3 फार्मासिस्ट होंगे, 2 फिजिशियन होंगे और 1 नर्स रिप्रेजेंटेटिव होगा। फिर कह रहे 3 फिजिशियन, 1 फार्मासिस्ट, 1 नर्स। फिर कह रहे कि 3 फिजिशियन, 3 फार्मासिस्ट, 2 नर्स। देखिए इसमें जो होता है 3 तो फिजिशियन होते हैं, 1 फार्मासिस्ट होता है, 1 नर्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, पीटीसी इज कंपोज्ड ऑफ 3 फिजिशियन, 1 फार्मासिस्ट एंड 1 क्या होगा, नर्स रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट है इन केस ऑफ आयरन पॉइजनिंग, अगर आयरन की पॉइजनिंग होगी तो क्या करना है, सोडियम थायोसल्फेट कैन इफेक्टिवली ट्रीट सिस्टमिक आयरन टॉक्सिसिटी। डिफेरियोक्सामिन तो बहुत बार सुना होगा आयरन की पॉइजनिंग में है ना। डिफेरियोक्सामिन कैन इफेक्टिवली ट्रीट आयरन टॉक्सिसिटी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सिस्टमिक आयरन टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए डिफेरियोक्सामिन ही देना है। फिर कह रहे वाइटामिन कैन इफेक्टिवली ट्रीट सिस्टमिक आयरन टॉक्सिसिटी या एडिटेड कैल्शियम डाइसोडियम कैन इफेक्टिवली ट्रीट सिस्टमिक आयरन टॉक्सिसिटी। तो आयरन के लिए आपको पता है आयरन की पॉइजनिंग में हम क्या देते हैं, डिफेरियोक्सामिन है ना। नेक्स्ट है इन केस ऑफ लैड टॉक्सिसिटी, लैड की टॉक्सिसिटी किसी को होगी है, विच वन इज नॉट रिकमेंडेड, कर कौन सा नहीं देना, डिफेरियोक्सामिन, एडिटेड कैल्शियम डाइसोडियम, डिपेनिसिलम, डाइमरकैप्रोल। देखिए ये तीनों दे सकते हैं बट डिफेरियोक्सामिन नहीं देना लैड की टॉक्सिसिटी में। ओके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन, का हार्ट बताना है। प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, ओपनिंग ऑफ द सेशन, काउंसलिंग कंटेंट, क्लोजिंग ऑफ द सेशन। तो हार्ट जो होता है काउंसलिंग कंटेंट होता है। ओके ऑप्शन 3। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रेडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर एंड एडजस्ट द डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग। तो आपके सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम के बारे में पूछा है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। मेडिफोर, AMA, नॉनलिन या SPSS। तो ये हमारा होता है नॉनलिन, NONLIN। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। देखिए फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा नॉनलिन है और नॉन फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपका मेडिफोर होता है और एक और लिखा हुआ है इसमें PAD पैड। ओके तो आपको फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए बताना है। तो देखिए नॉनलिन क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम विच कैन प्रिडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर वेरी इजिली। दिस पैरामीटर्स, इसमें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में आपके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी, क्लियरेंस आ जाएगा। इट हेल्प इन मेंटेनिंग डोजिंग पैटर्न ऑफ वेरियस ड्रग लाइक एंटीबायोटिक एंड एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ओके फिर ये हो गया आपका फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए नॉनलिन प्रोग्राम हो गया। फिर नॉन फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन का पूछे, जैसे कि आपका पूछ लेंगे ड्रग इंटरैक्शन के लिए है ना, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस, ये सब आपके नॉन फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन में आते हैं। तो इनके लिए कह रहे फॉर सच इन्फॉर्मेशन 2 कंप्यूटर प्रोग्राम्स अवेलेबल है। एक तो मेडिफोर है, मेडिफोर मतलब कि क्या है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इंटरैक्शन बाय ए फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग। फिर PAD, फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंटरैक्शन स्क्रीनिंग होता है, नॉन फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अल्कोहल डिपेंडेंस के बारे में क्या बात गलत है। अल्कोहल डिपेंडेंस, टॉलरेंस इज डेवलप्ड, देयर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम,
तो सोचिए इसके बारे में। देर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम, देर इज कंपल्शन टू टेक, बॉडी अचीव अडेप्टिव स्टेज टू अल्कोहल। तो कौन सा फॉल्स है? कह रहे कि देर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम। देखिए विड्रॉल सिंड्रोम तो होती है ना, तो नो लिखा हुआ, तो इसलिए यही आपका गलत हो गया। जैसे द एडवाइस ऑफ स्टूल कलर में चेंज बाय द क्लिनिकल फार्मासिस्ट एसोसिएटेड विद द डिस्पेंसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। मतलब कि इनमें से कौन से ड्रग को डिस्पेंस करेगा ना फार्मासिस्ट, तो मतलब उनको ये बताना है कि इससे स्टूल कलर चेंज हो सकता है। तो देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट में होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरस सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आयरन की प्रेपरेशन के साथ में होता है ना, ऑप्शन सी फेरस सल्फेट। नेक्स्ट है पेशेंट काउंसलिंग डज नॉट इंक्लूड। पेशेंट काउंसलिंग में क्या इंक्लूड नहीं है? देखिए एडिक्वेट स्टोरेज ऑफ ड्रग होता है कि ड्रग को भाई कैसे कहाँ पर स्टोर करना है ना। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में बताना पड़ता है। यूज ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन, ड्रग का क्या यूज है, कैसे क्या काम करेगी। कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन इसमें नहीं आता है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन फॉर मेंटेनिंग फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज नोन एज। तो मैंने अभी आपको बताया फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम बताया है ना, और आपका जो है फार्माकोडायनेमिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमने देखा। तो फार्माकोकाइनेटिक के लिए कौन सा बताया? मेडिफोर है, मेडलाइन है, नॉनलिन है या PAD। तो हमारा इसके लिए हमने नॉन लाइन स्टडी किया। अभी फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशंस के लिए नॉनलिन देखा था, ये हमने अभी देख लिया नॉनलिन। और जो नॉन फार्माकोकाइनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है नॉन फार्माकोकाइनेटिक है ना, तो उसके लिए हमने जो जैसे ड्रग इंटरेक्शन है इन सब के लिए हमने क्या देखा? मेडिफोर एंड PAD। नेक्स्ट है मेडिफोर इज द कंप्यूटर सर्विस ऑफर्ड बाय ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मॉनिटर। तो मेडिफोर जो है कंप्यूटराइज्ड सर्विस होती है ऑफर्ड बाय ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू कंप्यूटर। तो ड्रग अब्यूज का है इसमें TDM, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ड्रग इंटरैक्शन या क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। तो मैंने अभी आपको देखिए हमने देखा था इसमें जो हमारा है ये ड्रग इंटरैक्शन हो जाएगा। ओके, तो मेडिफोर जो है ये देखिए मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ ड्रग इंटरैक्शन बाय फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है व्हाट डज PTC स्टैंड्स फॉर। तो बिल्कुल सिंपल हमें पता है फार्मेसी एंड, तो पेशेंट वाला काट दीजिए, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट काट दीजिए, और काउंसिल काट दीजिए फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है व्हाट हु इज द सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। तो इसका जो PTC है इसका सेक्रेटरी बताना है। एडमिनिस्ट्रेटर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल डायरेक्टर है, चीफ फिजिशियन है। तो जो आपका सेक्रेटरी जो होता है PTC का वो हमारा फार्मासिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? एजुकेशनल है, एडवाइजरी, देखिए दोनों ही होते हैं, बोथ हो जाएगा, ऑप्शन सी है ना। तो PTC सर्व 2 मेन ऑब्जेक्टिव। एडवाइजरी में होता है फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज को रिगार्डिंग सेलेक्टिंग, प्रोक्यूरिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ड्रग इन अ हॉस्पिटल। एजुकेशनल में क्या करती है ये PTC? इंक्लूड ट्रेनिंग ऑफ फिजिशियंस, नर्सेज, वॉलंटियर्स एंड फार्मासिस्ट। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ PTC फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का सेक्रेटरी तो आपने बता दिया फार्मासिस्ट होता है। आप बताइए चेयरमैन कौन होता है? फार्मासिस्ट तो होगा नहीं, होता सेक्रेटरी में हमने देख लिया। फिजिशियन, हेड नर्स या हेड फार्मासिस्ट, तो हमारा फिजिशियन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है PTC प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन। तो PTC फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के रोल के ऊपर क्वेश्चन है। ड्रग की सेफ्टी में रोल है, बिल्कुल है। एडवांस ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग में भी होता है, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट में भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बैंडेज हैज इलास्टिसिटी विच इज ड्यू टू स्पेशल वीव दैट अलो इट टू स्ट्रेच टू प्रैक्टिकली ट्वाइस इट्स लेंथ। कॉमन गोज रोलर बैंडेज, मसलिन बैंडेज रोल, क्रीप बैंडेज, ऑर्थोपेडिक बैंडेज। तो ये हमारी क्रीप बैंडेज होती है। ओके, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कलेक्ट यूरिन फ्रॉम पेशेंट अनेबल टू नेचुरली और हैव ट्रबल ऑफ इनकॉन्टिनेंस। बेड BD सेट होता है, कैथेटर है, रायल्स ट्यूब, IV सेट। तो इसमें होते हैं कैथेटर्स होते हैं ना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब इज यूज टू फीड। पेशेंट को फीड करने के लिए कौन सी ट्यूब यूज की जाती है? BG सेट है, बलून कैथेटर, रायल्स ट्यूब, फोलेस कैथेटर। तो ये RYLE रिलेज ट्यूब होती है। ओके, नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट। तो यूनिवर्सल एंटीडोट जो है चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड हम लोग पढ़ते हैं। तो उसका प्रोपोर्शन कितना होता है? 2:1:1, 2:2:2, 1:2:1 और 1:3:1। तो ये 2:1:1 होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट की आप कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 पार्ट होता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। टैनिक एसिड 1 पार्ट होता है, प्रेसिपिटेट करता है एल्कलॉइड्स को। एक्टिवेटेड चारकोल 2 पार्ट होता है जो एब्जॉर्ब करता है एल्कलॉइड को। तो ये
आपका यूनिवर्सल एंटीडोट होता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है यूनिवर्सल एंटीडोट में की कंपोजिशन क्या है, तो तीनों पता होनी चाहिए आपको। फोर्थ ऑप्शन में कुछ अलग से देके पूछ लेंगे इनमें से यूनिवर्सल एंटीडोट में कौन सा इंक्लूड नहीं है। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, टैनिक एसिड होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है। ओके, और कंपोजिशन भी आपको पता होनी चाहिए 2:1:1। ओके, नेक्स्ट है विच वन इज एन इम्प्रेग्नेटेड बैंडेज, प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, कॉटन क्रीप बैंडेज, कैम्ब्रिक बैंडेज। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट विच हेल्प्स टू इम्प्रूव ड्रग प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस बाय प्रमोटिंग सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी या प्रॉपर ड्रग डिस्पेंसिंग। तो पीटीसी जो हमारी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी होती है ये करती है इंप्रूव कराती है ड्रग प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस बाय प्रमोटिंग सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडोट इज यूज टू ट्रीट ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग जो हो जाती है, तो उसके लिए ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए एंटीडोट बताना है। एट्रोपिन है, फिनोबार्बिटोन, कैल्शियम लैक्टेट, थायोपेंटल। ओके, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के लिए हम लोग एट्रोपिन पढ़ते हैं और एक प्रेलिडोक्साइन भी पढ़ते हैं ना। ऑप्शन ए हो जाएगा एट्रोपिन। जैसे पॉइजनस मेडिकेशन शुड बी, तो पॉइजनस मेडिकेशंस के बारे में लिखा हुआ है शुड बी केप्ट विद जनरल मेडिकेशंस, हैंडल विद कॉशंस एंड सेपरेट फ्रॉम अदर मेडिकेशंस, केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, केप्ट इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो पॉइजनस मेडिकेशंस जो होती है उनको हैंडल विद कॉशंस एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर मेडिकेशंस। ओके, नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। पीटीसी के ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे, एक को छोड़ के। एजुकेशनल होता है, ड्रग सेफ्टी होता है, एडवाइजरी भी हमने देखा लेकिन रिव्यू इसमें नहीं आता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कंजप्शन ऑफ ए ड्रग repeatedly to produce profound effect on mood and feeling of well-being are called as। तो ड्रग हैबिचुएशन है, ड्रग अब्यूज है, ड्रग मिसकंडक्ट या मिसब्रांडेड ड्रग, तो ये होता है ड्रग अब्यूज होता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग हैबिचुएशन। देखिए ड्रग हैबिचुएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों से पूछे हैं कि ड्रग हैबिचुएशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए a desire but not a compulsion to continue taking the drug for the sense of well-being। तो कह रहे कि ऐसा होता है कि ड्रग हैबिचुएशन में कि डिजायर होती है बट नॉट ए कंपल्शन, है ना, टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग फॉर द सेंस ऑफ वेलबींग। फिर लिटिल और नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज, प्रेजेंस ऑफ साइकिक डिपेंडेंस बट एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस एंड हैंस ऑफ एब्सटिनेंस सिंड्रोम या ओल्ड। देखिए ड्रग हैबिचुएशन मतलब कि हैबिचुअल है, जैसे टी कॉफी की होती है हैबिचुएशन होती है जैसे, है ना। तो देखिए इसमें जो है आपकी सारी बातें सही लिखी है, ओल हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए डिजायर होती है बट नॉट ए कंपल्शन, है ना। ऐसा नहीं होता कि हमें ये जो हैबिचुअल होते हैं कि भाई वो चीज़ लेनी ही लेनी है, कंपल्शन नहीं होती, डिजायर होती है टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग फॉर द सेंस ऑफ वेलबींग। क्या लिटिल और नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग, तो इसमें ड्रग को इंक्रीज करने की टेंडेंसी नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ साइकिक डिपेंडेंस, देखिए साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है बट इसमें फिजिकली डिपेंड नहीं होते। ओके, तो एब्स्टिनेंस सिंड्रोम भी इसमें नहीं होता। तो आपका जो आंसर क्या हो गया, ओल हो गया। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। अब ड्रग एडिक्शन कोई मतलब जैसे ड्रग के एडिक्ट होते हैं तो ड्रग एडिक्शन में क्या इंक्लूड होगा, टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज। तो एडिक्शन में देखिए डोज इंक्रीज करने की टेंडेंसी होती है। क्या है साइकिक और फिजिकल डिपेंडेंस ऑन द इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो इसमें साइकोलॉजिकल और फिजिकली रूप से डिपेंड होते हैं, भी सही है। ओवर पावरिंग डिजायर और कंपल्शन टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग एंड टू ऑब्टेन इट बाय एनी मीन्स। ठीक है, किसी भी तरीके से मतलब कि ड्रग लेनी ही लेनी है। ओके, तो ये सब इसमें होता है ड्रग एडिक्शन में, है ना। तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पीएससी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उनमें कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, 2, 3, 1 या 5। तो एक फार्मासिस्ट होता है ना। नेक्स्ट है एंटीडोट इज एन एजेंट दैट काउंटरैक्ट। तो एंटीडोट्स किसको काउंटरैक्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, अल्कली एसिड पॉइजन या वीनम, तो पॉइजन को करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट यूज इन केस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग। आयरन की पॉइजनिंग में चिलेटिंग एजेंट बताना है, सोडियम फॉस्फेट, डाइमर कैप्रोल, फिरोन, डिफेरियोक्सामिन। तो आयरन की पॉइजनिंग में मैंने आपको क्या बताया था अभी, डिफेरियोक्सामिन हमने देखा था ना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, मरकरी और लेड के लिए आपका BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड आता है, डाइमर कैप्रोल भी इसको बोलते हैं। लेड की पॉइजनिंग के लिए आपका सक्सीमर आ जाएगा, कैल्शियम EDT आ जाएगा, कैल्शियम के लिए आपका EDT आता है। ओके,
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट साइनाइड पॉइजनिंग। देखिए साइनाइड पॉइजनिंग के लिए आप सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट पढ़ते हैं, और देखिए क्विनिडीन, अमाइल नाइट्रेट, निकोरेंडिल, निफेडिपिन। अब इसमें से बताएंगे तो हम लोग अमाइल नाइट्रेट टिक करेंगे। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा, तो ये भी यूज करते हैं साइनाइड की पॉइजनिंग में अमाइल नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मैंने अभी आपको बताया था यूनिवर्सल एंटीडोट में देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, तो देखिए टैनिक एसिड होता है, बिल्कुल होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी था, पाउडर चारकोल भी होता है, EDTA नहीं होता है ना, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा क्योंकि आपसे एक्सेप्ट पूछा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट। फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट बताइए, एड्रेनलिन है, मिथाकोलिन है, निकोटिन है, पिलोकार्पिन है। तो आपका फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट इज एड्रेनलिन, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट एनाफाइलेक्टिक शॉक ड्रग ऑफ चॉइस। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस आपने बताना है एड्रेनलिन IV, मॉर्फिन सल्फेट IV, एमिनोफाइलिन IV, फ्यूरोसिमाइड। देखिए एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस हमारा एड्रेनलिन होता है। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन कैन बी ट्रीटेड विद। तो एट्रोपिन जो है हमारा, इसकी ओवरडोज हो गई, इसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, नियोस्टिग्मिन देंगे, प्रालिडोक्साइम देंगे, फाइसोस्टिग्मिन देंगे, नन, इनमें से कुछ भी नहीं देंगे। तो ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन कैन बी ट्रीटेड विद फाइसोस्टिग्मिन। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी, फाइसोस्टिग्मिन देंगे। नेक्स्ट है आपका और बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए भी आपका फाइसोस्टिग्मिन ही दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एंटीडोट फॉर क्यूरारे पॉइजन। क्यूरारे पॉइजनिंग में एंटीडोट बताइए, एट्रोपिन एंड नियोस्टिग्मिन, होमाट्रोपिन, हेक्सामिथोनियम। तो क्यूरारे पॉइजनिंग के लिए आपका एंटीडोट हो जाएगा नियोस्टिग्मिन। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग। बेलाडोना की पॉइजनिंग में मैंने आपको क्या बताया, प्रालिडोक्साइम, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन या फाइसोस्टिग्मिन। तो बेलाडोना की पॉइजनिंग में हमारा आता है क्या, फाइसोस्टिग्मिन आता है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस बताना है एड्रेनलिन, कार्बाकोल, एट्रोपिन या नन। तो मशरूम पॉइजनिंग जो होता है इसमें हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा, एट्रोपिन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ कैल्शियम आयन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, विटामिन के। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ विटामिन के। ओके, नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम बताना है। ओके, 1 to 3 मिनट, 4 to 10 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट्स। आंसर इज ऑप्शन ए, 1 to 3 मिनट्स होता है। सिम्टम्स इज नॉट स्पेसिफिक ऑफ ड्रग हैबिचुएशन। जो हमने देखे थे ड्रग हैबिचुएशन के सिम्टम्स, तो कह रहे कौन सा जो है नहीं आता, नोट पूछा है। देखिए टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज। तो हैबिचुएशन में ऐसा होता है कि डोज जो होता है इंक्रीज करने की टेंडेंसी होती है। बताइए हैज डिजायर फॉर ड्रग बट नो कंपल्शन। कह रहे कि डिजायर होती है बट कंपल्शन नहीं होती। नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज, कोई भी टेंडेंसी ड्रग डोज को इंक्रीज करने की नहीं होती। नन और माइल्ड ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स। तो बताइए नोट पूछा है तो ड्रग हैबिचुएशन में क्या नहीं होता, ये टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज, डोज इंक्रीज करने की टेंडेंसी नहीं होती। बाकी तीनों बातें सही लिखी हुई हैं। जैसे कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ डोमेस्टिक कैट, वाइल्ड कैट, हॉर्स या शिप। तो कैटगट जो होता है इसको वॉलिन गट भी कहते हैं, है ना, और ये किसके इंटेस्टाइन से बनता है, शीप की इंटेस्टाइन से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सच एज एम्पिसिलिन। फूड की प्रेजेंस में जो हमारे एम्पिसिलिन है इसके एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है, इंक्रीज होता है, फास्ट रिड्यूस दैन इंक्रीज, फास्ट इंक्रीज दैन रिड्यूस या रिड्यूस। ओके, तो अगर फूड की प्रेजेंस होगी तो एम्पिसिलिन का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है, ऑप्शन डी। नहीं तो हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स आर आल्सो नोन एज। हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स को और क्या कहेंगे, आर्टरी फोर्सेप्स, स्वैप, होल्डिंग फोर्सेप्स, मोनियन फोर्सेप्स या ऑर्डिनरी फोर्सेप्स। तो इन्हें आर्टरी फोर्सेप्स भी कहते हैं। हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स आर आल्सो नोन एज आर्टरी फोर्सेप्स। ओके, हीमोस्टैटिक या आर्टरी फोर्सेप्स कह रहे हैं दिस आर यूज टू प्रिवेंट, ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फार्मेसी प्रोफेशनल शुड बी। तो फार्मेसी प्रोफेशनल क्या होना चाहिए, इनकैपेबल ऑफ लेटरल थिंकिंग, नॉट अप्रोचेबल, अनअवेलेबल या ऑब्जर्वेंट। तो फार्मेसी प्रोफेशनल शुड बी ऑब्जर्वेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन अ रेगुलर थेरेप्यूटिक बेसिस इज कॉल्ड ड्रग ओवरडोज, ड्रग एब्यूज, पॉलीफार्मेसी, ड्रग ओवर यूज। करें इनटेक ऑफ मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन अ रेगुलर थेरेप्यूटिक बेसिस, ये हमारा आ जाएगा पॉलीफार्मेसी। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ हॉस्पिटल कंटेनिंग कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग, ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, हॉस्पिटल रजिस्टर, फार्माकोपिया, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। तो ये होता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होता है।
नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट गिवन विद मिल्क। देखिए टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में नहीं देना, क्यों? कि टॉक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, या इनसॉल्युबल चिलेट्स इज फॉर्म। तो क्या होता है? इनसॉल्युबल चिलेट्स बन जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरोफुल्विन डैश विद डैश डाइट। तो किस टाइप की डाइट के साथ में ग्लिसरोफुल्विन के एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क पड़ेगा? कह रहे इंक्रीज होगा कार्बोहाइड्रेट की डाइट, अगर कार्बोहाइड्रेट की डाइट होगी तो इंक्रीज होगा फैटी डाइट के साथ में, डिक्रीज होगा फैटी डाइट के साथ में, या नन। तो क्या फर्क पड़ता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरोफुल्विन इंक्रीज विद फैटी डाइट के साथ में लेंगे तो ग्लिसरोफुल्विन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। ओके, देखिए कह रहे हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरोफुल्विन इज इम्प्रूव्ड बाय टेकिंग विद फैट्स के साथ में लेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होगा। एंड माइक्रोफाइनिंग द ड्रग पार्टिकल्स को माइक्रोफाइन करके भी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट है नेम द कमिटी विच लुक्स आफ्टर रेशनल यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल। म्युनिसिपैलिटी, WHO, PTC, रेड क्रॉस सोसाइटी। ऐसी कमिटी विच लुक्स आफ्टर रेशनल यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल्स, ये हमारी PTC होती है ना, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। नेक्स्ट है बटॉन्स लाइन इज अ क्लिनिकल साइन फाउंड इन पेशेंट विद क्रॉनिक पॉइजनिंग ऑफ मरकरी, लैड, बिस्मथ या आर्सेनिक। तो ये लैड की पॉइजनिंग में देखने को मिलता है बर्टोन्स लाइन। तो ये क्या होता है? बर्टोन्स लाइन कह रहे हैं, बर्टोन्स लाइन ऑल्सो नोन एज बर्टोन्स लाइन और बर्टोनियन लाइन भी होते हैं। ये कह रहे क्लिनिकल साइन फाउंड इन पेशेंट्स विद क्रॉनिक लैड पॉइजनिंग। इट इज वेरी थिन ब्लैक ब्लू line visible along the margin of the gums at the base of the teeth. Okay, next question है which of the following is used as an antidote for organophosphorus and carbamate pesticides poisoning। तो बताइए वेसामिकोल, नियोस्टिबिन, एट्रोपिन, सल्फेट, हेमिकोलिनियम। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग मैंने आपको क्या बताया था? एट्रोपिन बताया था ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट है वॉरफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन इज ड्यू टू। देखिए वॉरफेरिन जो होता है हमारा ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है, मेट्रोनिडाजोल जो होती है हमारी ड्रग। ओके, तो कह रहे इनका जो इंटरेक्शन है ना तो कैसा है कि ऑल्ट्रेशन इन मोटिलिटी है, ऑल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिज्म है, ऑल्ट्रेशन इन एक्सक्रीशन है, या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट होता है। तो किस टाइप का इनका ड्रग इंटरेक्शन होता है हमारी वॉरफेरिन और मेट्रोनिडाजोल में? कह रहे क्या होता है? ऑल्ट्रेशन होता है मेटाबॉलिज्म में। ओके, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपकी जो जैसे मेट्रोनिडाजोल आपको दिया हुआ है, मेट्रोनिडाजोल और भी ड्रग होती है, क्लोरामफेनिकोल हो गया, एरिथ्रोमाइसिन, सिमेटाडीन, एलोपिरिन, ये सारी की सारी क्या कराती है? वॉरफेरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करा देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलामिन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट इन द पॉइजनिंग ऑफ। पेनिसिलामिन जो होता है किसकी पॉइजनिंग में एज एंटीडोट यूज किया जाएगा? आयरन की पॉइजनिंग में, साइनाइड की पॉइजनिंग में, मरकरी में, कॉपर एंड लेड। तो कॉपर के लिए पढ़ते हो तो लेड के लिए भी यूज करते हैं पेनिसिलामिन को। ओके, लेड के लिए सक्सीमर भी यूज होता है और पेनिसिलामिन भी यूज हो जाएगा। कॉपर के लिए आपका पेनिसिलामिन आता ही है। ओके, तो आपका आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सिल्वर प्रेपरेशंस में लीड टू ए कंडीशंस नोन एज यूफोरिया, गैंग्रीन, एर्गारिया, हाइड्रेगारम। तो ये एर्गारिया होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक। खाली पेट कौन सी टैबलेट लेनी होती है? पेंटोप्राजोल, एस्प्रिन, डिक्लोफिनेक, सिट्रिजिन। तो हम लोग पीपीआईज जो होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं तो वो लेते हैं एम्प्टी स्टमक में। आंसर इज ऑप्शन ए। तो पेंटोप्राजोल हमारा पीपीआई होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर तो प्राजोल वाले, है ना। नेक्स्ट है आइसोनियाजिड फेनेटोइन इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन फेनेटोइन टॉक्सिटी। ठीक है, आइसोनियाजिड और फेनेटोइन की जो इंटरेक्शन है इससे क्या होता है? फेनेटोइन की टॉक्सिटी हो जाती है इज ए रिजल्ट ऑफ। तो दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। ओके, इंटरेक्शन एसोसिएटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेक्शन associated with absorption, interaction associated with metabolism, या interaction associated with excretion। तो आइसोनियाजिड और फेनेटोइन का जो इंटरेक्शन होता है वो भी आपका मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ही है, इंटरेक्शन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म। ओके, कह रहे ये जो ड्रग है आपकी क्लोरामफेनिकोल, आइसोनियाजिड, सिमेटाडीन, डाक्यूमेरल, वॉरफेरिन, सब क्या करा रही है? फेनेटोइन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करा देगी, जिससे क्या हो जाता है? उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। ओके,
नेक्स्ट है टर्म एसोसिएटेड विद द रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इज टर्म्ड एज लोकल, सिस्टमिक, क्रोनिक या एक्यूट। ओके, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक्यूट कहेंगे। ओके, रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, इसे कहेंगे एक्यूट, ऑप्शन डी। ओके, एक्यूट का मतलब है रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, रैपिड प्रोग्रेस। क्रोनिक का मतलब स्लो ऑनसेट, स्लो प्रोग्रेस। लोकल का मतलब ओनली इन्वॉल्व ओनली अ पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। और सिस्टमिक का मतलब कि पूरी पूरी बॉडी, इन्वॉल्विंग द बॉडी सिस्टम। नेक्स्ट ओटीसी ड्रग्स। ओटीसी ड्रग्स क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिसेंटली 2023 में एग्जाम हुए, 2 से 3 एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। ओवर द काउंटर ड्रग होता है ना। देखिए इथिकल ड्रग्स होती है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है, इथिकल एंड प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन। देखिए ओवर द काउंटर ड्रग होती है तो ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में आती है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ एक्यूट आयरन पोजनिंग। तो आयरन की पोजनिंग में बताइए कौन सा चिलेटिंग एजेंट यूज करेंगे, सोडियम फॉस्फेट, डाइमर, कैप्रोल, फिरोइन या डी फेरियोक्सामिन। तो आयरन की पोजनिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डी फेरियोक्सामिन पढ़ते हैं ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं सर, पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद, पैरासीटामोल की जो ओवरडोज है उसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटीए, डी पेनिसिलामिन देंगे, एनेस्टाइलसिस्टीन या डाइमर कैप्रोल। तो क्या देंगे, एनेस्टाइलसिस्टीन देंगे। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल इज एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ऑफ। इथेनॉल किसकी पॉइजनिंग का एंटीडोट है, मिथेनॉल का, बार्बिचुरेट्स, फिनॉल या कार्बोलिक एसिड। तो मिथेनॉल हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा मिथेनॉल। नेक्स्ट पीएससी स्टैंड्स फॉर, तो पीएससी सिंपल आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपको ऑप्शन 4 में दिया ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट इफ 2 और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग, ठीक है, कह रहे 2 और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग, एक ही ड्रग की 2 या उससे ज्यादा डोजेस फॉर्म है, ड्रग तो एक ही है, अलग अलग डोजेस फॉर्म है, कह रहे कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, उनमें जो ड्रग की क्वांटिटी ना वो सेम है, तो उन्हें क्या कहेंगे, थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट कहेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट, क्लिनिकल या नन। तो किस टाइप के इक्विवेलेंट होंगे, वो केमिकल इक्विवेलेंट होंगे। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नहीं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल एंटीडोट, इनमें से मैकेनिकल एंटीडोट कौन सा नहीं है, एग, फैट एंड ऑयल्स, चारकोल, ईडीटी। तो ईडीटी तो आपका चिलेटिंग एजेंट होता है, तो ये मैकेनिकल में नहीं आएगा, है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मैकेनिकल एंटीडोट कहते हैं प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन, पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं, जैसे हमारा चारकोल हो जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल, कैओलिन। नेक्स्ट एडवाइस गिवन टू द पेशेंट टेकिंग डायजेपाम, कोई पेशेंट्स अगर डायजेपाम ले रहा है तो उसको क्या एडवाइस, फार्मासिस्ट जो है उसको क्या एडवाइस देगा, यूरिन कलर में चेंज, ड्रग में कोज ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन में अकर, डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टमक। तो क्या उसको एडवाइस देनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राउजीनेस कोज करा सकती है। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन बी, ड्रग में कोज ड्राउजीनेस। ओके, नेक्स्ट देखिए, और देखिए एडवाइस कौन कौन सी ड्रग्स में कौन कौन सी एडवाइस दी जाती है, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए डायजेपाम किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं तो क्या एडवाइस करेंगे कि ड्रग में कोज ड्राउजीनेस, डोंट ड्राइव अ व्हीकल एंड डू नॉट वर्क विद डेंजरस मशीनरी। अगर सैलिसिलेट्स किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं तो क्या एडवाइस देंगे, डू नॉट टेक एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट इनको नहीं लेना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं तो क्या कहेंगे, क्या एडवाइस देंगे, कॉन्स्टिपेशन में अकर। फिनाजोपायरिडीन अगर देंगे तो यूरिन कलर चेंज हो सकता है। फेरस सल्फेट में हमने देखा था स्टूल कलर में चेंज। मेट्रोनिडाजोल अगर किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं तो उनका क्या क्या कहेंगे, यूज ऑफ अल्कोहल आएगा, ये अल्कोहल टू बी अवॉइडेड। ओके, अल्कोहल जो मेट्रोनिडाजोल अगर किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं तो अल्कोहल के साथ में डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन हो जाता है ना, तो यूज ऑफ अल्कोहल टू बी अवॉइडेड आएगा। च्यूएबल टैबलेट्स जो होती है, च्यूएबल एंटासिड टैबलेट्स में डू नॉट स्वेलो, जिनको च्यू करना है, स्वेलो नहीं करना, ये सब एडवाइस देनी होती है इस टाइप की जो भी ड्रग्स देते हैं जब। ओके, जैसे मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन अ ड्रग स्टोर, एक ड्रग स्टोर को रन करने के लिए मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड बताना है, 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर मीटर, 20 स्क्वायर मीटर। तो मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन अ ड्रग स्टोर इज 10 स्क्वायर मीटर। ओके, नेक्स्ट बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट कौन सा है, डायजेपाम, तो डायजेपाम तो खुद ही एक बेंजोडायजेपिन में आता है। फ्लूमाजिनिल, इमीप्रामिन, सिलिजिलिन, तो आपका फ्लूमाजिनिल जो होता है दिस इज बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में इंक्लूड, तो इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो होते हैं अबाउट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर उसमें क्या क्या होता है, मेडिकल जर्नल्स आते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सोर्स, रेफरेंस बुक या ओल, देखिए सारे ही इंफॉर्मेशन सोर्स में आ जाएंगे, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट एंटीडोट्स आर यूज्ड इन, तो एंटीडोट्स किस में यूज करोगे? पॉइजनिंग में, कफ में, वॉमिटिंग, एसिडिटी, तो आपके पॉइजनिंग के केस में यूज किए जाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब आर नोन एज, ऐसी ड्रग जिनको मतलब कि प्रिस्क्राइब करके ही, प्रिस्क्रिप्शन से ही ऑब्टेन होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? ऑटिस्टिक ड्रग, तो वो तो आपकी नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है। फिजिशियन सैंपल, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स या प्लेसिबो, तो ये हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन से ऑब्टेन होते हैं तो वो क्या होते हैं? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ही हो जाएंगी, है ना। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज ऑफ ड्रग व्हेन कंटिन्यूअसली यूज्ड, जब ड्रग को कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं तो मतलब कि उसकी डोज को इंक्रीज करने की टेंडेंसी जो होती है ना, उसे क्या कहेंगे? डिपेंडेंस कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे, डिसेंसिटाइजेशन, टॉलरेंस, तो आपका उसको कहेंगे टॉलरेंस कहेंगे, ओके। ऑप्शन डी हो जाएगा, टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज ऑफ ड्रग व्हेन कंटिन्यूअसली यूज्ड इज, तो इसे क्या कहेंगे? टॉलरेंस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग occurring in normal dose are known as adverse drug reaction, drug abuse, toxic reaction, therapeutic use। तो देखिए नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग occurring in normal dose, तो ये आपका होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावीनस, इंट्राथिकल, सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर, तो इंट्रावीनस आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर काउंटरैक्शन ऑफ पॉइजनिंग कॉज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग हमने देख भी ली थी, है ना। एट्रोपिन देखा था और प्रेलिडोक्साइम भी आता है। ऑप्शन में क्या दिया? नलोक्सोन दिया है, पैथोडिन दिया है, प्रेलिडोक्साइम दे दिया है ना। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, बाकी चारकोल दिया है। आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है फास्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ द स्नेक बाइट पॉइजनिंग इंक्लूड, ठीक है। जो अगर स्नेक ने बाइट कर दिया तो ठीक है, तो उसमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में क्या दिया जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रेशर ओवर द बिटन एरिया, इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्ब टू मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ वीनम, बोथ या नन। देखिए दोनों बातें सही लिखी हो। अगर स्नेक बाइटिंग हो जाती है तो कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रेशर ओवर द बिटन एरिया, जहां पर बाइट करिए वहां उसके ऊपर क्या है? फर्म प्रेशर अप्लाई करना है। और कह रहे हैं इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्ब, ठीक है, टू मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ वीनम, दोनों सही है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद इस्चीमिक हार्ट डिजीज, तो इनमें से कौन सी कंडीशंस हैं विच इज नॉट एसोसिएटेड विद इस्चीमिक हार्ट डिजीज? एंजिना पेक्टोरिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, तो इसका हो जाएगा आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ओके, ऑप्शन 4। नेक्स्ट ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन डैश काउंट में इंक्रीज, तो वायरल अगर इन्फेक्शन होता है तो किसका काउंट इंक्रीज हो जाएगा? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, आरबीसीज या लिम्फोसाइट्स, तो आपके लिम्फोसाइट्स का जो काउंट होता है वो इंक्रीज हो जाएगा वायरल इन्फेक्शन के दौरान। जैसे फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन एट्रोपिन पॉइजनिंग, तो एट्रोपिन की पॉइजनिंग अगर हो गया तो कौन सी ड्रग देंगे? फाइसोस्टिग्मिन देंगे, पिलोकार्पिन, स्कोपोलामिन, नन, तो क्या देंगे? फाइसोस्टिग्मिन, ओके। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग शुड बी लेबल्ड वार्निंग अवॉइड अल्कोहलिक ड्रिंक, तो मैंने अभी आपको बताए थे कि इनमें से ड्रग बताई थी ना अभी कि इस ड्रग को लेंगे तो अल्कोहल को अवॉइड करना है ना। मेट्रोनिडाजोल, नाइट्रोफिरेंटोइन, माइनोसाइक्लिन, अमोक्सिसिलिन, कौन सी बताई थी? मेट्रोनिडाजोल। अगर किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं तो अल्कोहल अवॉइड करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होता है? डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल कोज, पैरासीटामोल के ओवरडोज से क्या होगा? डिलीरियम होगा, कंप्लीट एवी ब्लॉक होगा, ब्लीडिंग होगा, हिपैटिक नेक्रोसिस, क्या हो जाता है? हिपैटिक नेक्रोसिस हो जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है BAL इज यूज्ड अगेंस्ट विच मेटल पॉइजनिंग, BAL होता है ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, क्या होता है? ब्रिटिश एंटी लेविसाइड होता है, ओके। तो कह रहे किसकी मेटल की पॉइजनिंग में दिया जाएगा? BAL या ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, इसको डाइमरकैप्रोल भी कह देते हैं ना, डाइमरकैप्रोल, तो किसकी पॉइजनिंग में देते हैं? कॉपर, मरकरी, साइनाइड या आयरन, तो हम मरकरी में देंगे ना, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है टू स्ट्रक्चरल डिफरेंट ड्रग, मतलब कि दो ड्रग है वो स्ट्रक्चरल डिफरेंट है, प्रोवाइड करती है सेम क्लिनिकल रेस्पॉन्स अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर सेड टू बी, तो ये ड्रग क्या है? स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बट सेम क्लिनिकल रेस्पॉन्स प्रोवाइड करिए अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। केमिकली इक्विवेलेंट कहेंगे, बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट, थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट, क्लिनिकली, तो ये आपकी होगी थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट होंगी, ओके, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following is used to grasp heavy tissue? Babcock, कोचर, फोरेस्टर या डाइसेक्टर,
तो ये आपका होता है कोचर होता है जो हैवी टिश्यू को जो है ग्रास्प करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेडिकेशंस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय प्रिस्क्रिप्शन। जो ड्रग सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से ऑब्टेन होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? ओटीसी ड्रग, ओरल ड्रग, लीजेंट ड्रग। तो अभी हमने देखा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं उनको, तो देखिए उनको इसमें दिया लीजेंट ड्रग, ऑप्शन सी हो जाएगा। लीजेंट ड्रग भी कहेंगे, कह रहे लीजेंट ड्रग को ही प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बोल देते हैं। इज ड्रग मेडिकेशन दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूएस FDA, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दे कैन ओनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पेशेंट विद प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का एंटीडोट बताना है। कोडीन है, पैथाडीन, डायस्टाइल मॉर्फिन या नलोक्सिन। तो नलोक्सिन हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका जो है डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग में इंक्लूड। तो मिथेनॉल पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट में क्या देंगे? टेट्रासाइक्लिन देंगे, डिक्लोफिनैक देंगे, पैरासीटामोल या इथेनॉल। तो क्या देंगे? इथेनॉल देंगे ना, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। जैसे फॉलोइंग कैन बी यूज टू एंटेगनाइज द एक्शन ऑफ हिपैरिन इन केस ऑफ ओवरडोज। हिपैरिन की ओवरडोज होगी तो क्या देंगे? मतलब कि हिपैरिन का एंटीडोट आपसे पूछा है। हिपैरिन सल्फेट, डेक्स्ट्रान सल्फेट, प्रोटामिन सल्फेट या एंक्रोट। तो प्रोटामिन सल्फेट होता है हिपैरिन का एंटीडोट जो होता है। ओके, हिपैरिन का प्रोटामिन सल्फेट। और अगर आपसे पूछे वॉरफेरिन का एंटीडोट कौन सा, तो विटामिन के होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियम पॉइजनिंग इज ओवरकम बाय। तो ओपियम की पॉइजनिंग को ओवरकम करने के लिए प्राइडोक्साइम देंगे, डिजॉक्सिन देंगे, नलोक्सोन देंगे, फेसोस्टिकमिन। क्या देंगे? नलोक्सोन देंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। देखिए आपको एक तरफ तो एंटीडोट दिए हैं, एक तरफ दिए हैं कंपाउंड्स जिनकी पॉइजनिंग में ये एंटीडोट यूज किए जाते हैं। ओके, देखिए डाइमर कैप्रोल दिया है आयरन की पॉइजनिंग में, तो आयरन की पॉइजनिंग में हम लोग डिफेरियोक्सामिन पढ़ते हैं, तो करेक्टली मैच नहीं है। कैल्शियम डाइसोडियम EDTA आपको आर्सेनिक के लिए दिया है। कह रहे पेनिसिलामिन दिया कॉपर के लिए, कॉपर की पॉइजनिंग में पेनिसिलामिन बिल्कुल सही दिया हुआ है। ओके, बाकी डिफेरियोक्सामिन लेड के लिए नहीं है, ये हमारा आयरन के लिए है। कैल्शियम डाइसोडियम EDTA आर्सेनिक के लिए नहीं है, तो करेक्टली मैच कौन सा? ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन सी हो। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डायफोरासिस। तो डायफोरासिस का मीनिंग क्या होता है? देखिए स्वेटिंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, लॉस ऑफ मेमोरी या फीवर। तो डायफोरासिस का मीनिंग होता है स्वेटिंग होता है। ओके, देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो लॉस ऑफ मेमोरी क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट क्या है, तो ये हमारी टर्मिनो की भाई सोडियम का लेवल लो हो जाएगा, पोटाशियम का लेवल लो हो जाता है, तो हाई होगा तो क्या होगा। तो इस टाइप के ना बेसिक क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपने सारे ही प्रिपेयर करने हैं। ओके, बाकी मैं इसका भी एक अलग से सेपरेट वीडियो ले आऊंगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैनुअल मेथड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ड्रिंकर्स मेथड, शेफर्स मेथड, ईव रॉकिंग मेथड या सिल्वेस्टर मेथड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ड्रिंकर्स मेथड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर पॉइजनिंग। कॉपर की पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग देंगे? डिस्फेरियोक्सामिन हम देंगे या फिर BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड देंगे, पेनिसिलामिन देंगे, DDT देंगे। तो कॉपर की पॉइजनिंग के लिए हमारा कॉपर चिलेटिंग एजेंट आप लोग पढ़ते हो, पेनिसिलामिन पढ़ते हो ना। आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट एडवाइस च्यू डू नॉट स्वेलो इज गिवन टू अ पेशेंट फॉर द यूज ऑफ टैबलेट कंटेनिंग। तो कौन सी टैबलेट है जिनको पेशेंट को एडवाइस देनी है जब वो टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे कि च्यू डू नॉट स्वेलो, उनको च्यू करना है, स्वेलो नहीं करना। तो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी ड्रग के लिए क्या क्या एडवाइस है, तो बताइए। सैलिसिलेट्स, एंटासिड्स, एंटी डायबिटिक, टेट्रासाइक्लिन। तो आपकी जो एंटासिड्स की टैबलेट्स होती है उनको पेशेंट्स को देंगे तो उनको क्या एडवाइस देनी है? च्यू डू नॉट स्वेलो। ओके, कि इनको च्यू करना है, स्वेलो नहीं करना। नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स डू इंडेक्सेस एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस कम अंडर। तो आपका ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो है उसमें कह रहे इंडेक्स जो होते हैं और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज ये किस में आते हैं? प्राइमरी सोर्स में, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टनरी सोर्स में। तो ये हमारे सेकेंडरी सोर्स में आते हैं, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। जैसे मेडलाइन इज ए ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स। तो मेडलाइन हमने पढ़ा था ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स, तो ये किस में आएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या प्राइमरी लिटरेचर। तो ये हमारा होता है सेकेंडरी रिसोर्सेज में आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर इज यूज्ड फॉर। तो ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर किसके लिए यूज करेंगे? OTC ड्रग के लिए, डेंजरस ड्रग के लिए, ऑर्फन ड्रग्स के लिए, काउंटरफीट ड्रग के लिए। तो ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर ये यूज करेंगे किसके लिए? डेंजरस ड्रग्स के लिए। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है एब्जॉर्बेबल सूचर कौन सा है, नायलॉन सूचर 2/0, फिर दिया हुआ सिल्क सूचर, ब्रेडेड कॉटन या फिर कैटगट क्रोमिक। तो एब्जॉर्बेबल जो होता है हमारा कैटगट पढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा कैटगट क्रोमिक 2/0। नेक्स्ट है ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज इज अवेलेबल इन, तो 1 ml 2 ml 3 ml 5 ml, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 1 ml। नेक्स्ट विच वन इज यूज्ड फॉर एस्पिरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट, स्टमक कंटेंट के एस्पिरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, एंडोट्रैकियल ट्यूब, रिलेज ट्यूब्स, मेटल कैथेटर या रबर कैथेटर। तो क्या यूज करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा रिलेज ट्यूब यूज की जाती है। नेक्स्ट है विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ ओपियोइड कैन बी मैनेज्ड विद, तो ओपियोइड के विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए क्या ही देंगे, ऑक्सीकोडोन देंगे, मीपेरिडिन देंगे, मीथाडोन या हीरोइन। देखिए ओपियोइड की पॉइजनिंग नहीं पूछी, क्या पूछा है, विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए क्या देंगे, तो हमारा ये मीथाडोन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज व्हेन ड्रग्स आर इन, तो बायो अवेलेबिलिटी कब इंक्रीज होती है, जब ड्रग किस फॉर्म में होती है, नॉन आयनाइज होती है, आयनाइज होती है, क्रिस्टलाइन या हाइड्रेटेड। तो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी व्हेन ड्रग्स आर इन नॉन आयनाइज्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिया इज क्लासिफाइड अंडर टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टाइप सी एडवर्स ड्रग रिएक्शन या टाइप डी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिया इज क्लासिफाइड अंडर टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कॉज डिसकलरेशन ऑफ टीथ इफ टेकन विद मिल्क, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसको दूध के साथ लेंगे, मिल्क के साथ लेंगे तो टीथ का डिसकलरेशन करा देगी, टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है, मेट्रोनिडाजोल है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है। तो कौन सी ड्रग देते हैं, जब एडवाइस देते हैं कि मिल्क के साथ में नहीं लेनी तो हमारी टेट्रासाइक्लिन होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीडोट यूज्ड फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट देंगे, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, मैग्नीशियम सल्फेट और डी पेनिसिलामिन। तो एट्रोपिन देते हैं, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पैरासीटामोल इज नॉट गिवन टू पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम, पैरासीटामोल ऐसे पेशेंट्स को नहीं देंगे जो सफर कर रहे हैं किससे, लीवर डिजीज और डिसऑर्डर, किडनी डिजीज और डिसऑर्डर, लंग डिसऑर्डर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। तो पैरासीटामोल हम पढ़ते हैं हिपैटिक नेक्रोसिस करा देती है, तो जिसको लीवर डिजीज है या फिर डिसऑर्डर तो उनको जो है पैरासीटामोल नहीं दी जाएगी। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नॉर्मल वैल्यू ऑफ हिमाटोक्रिट, तो हिमाटोक्रिट की नॉर्मल वैल्यू देखिए 20%, 60%, 40 to 54% है, 10 to 30%, तो ये होता है 40 to 54%, आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेनासिड एंड पेनिसिलिन रिजल्ट इन, प्रोबेनासिड अगर प्रोबेनासिड जो होता है उसको पेनिसिलिन के साथ में अगर साथ में देते हैं, को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेनासिड एंड पेनिसिलिन, तो इससे क्या होता है रिजल्ट इन, देखिए इनके क्या इंटरेक्शन है ये बताना है। प्रोबेनासिड इंक्रीज कराता है एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, प्रोबेनासिड डिक्रीज कराएगा एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इंक्रीज कराएगा एक्सक्रीशन ऑफ प्रोबेनासिड या पेनिसिलिन डिक्रीज कराएगा। देखिए पेनिसिलिन डिक्रीज नहीं कराता, प्रोबेनासिड जो होता है वो डिक्रीज कराता है पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को, पेनिसिलिन का जो एक्सक्रीशन होता है उसको प्रोबेनासिड कम कराता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलेज ट्यूब इज यूज्ड टू, तो अभी हमने रिलेज ट्यूब के बारे में पढ़ा था, किसके लिए यूज करते हैं, फॉर फीडिंग के लिए, टू रिमूव पॉइजन फ्रॉम द स्टमक, टू डू गैस्ट्रिक लेवाज, वॉशिंग विद कैमिनोफोर या ओल्ड। देखिए इन सभी के लिए रिलेज ट्यूब यूज की जाएंगी, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्सेप यूज टू होल्ड द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए कौन से फोर्सेप्स यूज किए जाएंगे, लैनेस टिश्यू फोर्सेप है, बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप है, एलिस टिश्यू फोर्सेप है या नन, इनमें से कोई भी नहीं, तो आपके जो है बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप यूज किए जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीडोट यूज्ड इन कॉपर पॉइजनिंग, तो फिर से कॉपर पॉइजनिंग का पूछ लिया है ना, डी फेरियोक्सामिन है, डी पेनिसिलामिन, एट्रोपिन है, BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। ओके, तो BAL तो आप मरकरी की पॉइजनिंग में पढ़ते हो है ना,
मरकरी के लिए हमारा Bl ब्रिटिश एंटी लेविसाइट या डाइमर कैप्रोल भी बोलते हैं। एट्रोपिन हमने देखा ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में। डी पेनिसिलामिन हमारा कॉपर के लिए हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डी फेरियोक्सामिन हम लोग आयरन के लिए पढ़ते हैं, है ना, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। देखिए साइनाइड पॉइजनिंग का भी बहुत, देखिए ये जो एंटीडोट है ये बहुत बार एग्जाम में आता है, मैंने एंटीडोट का वीडियो भी बनाया हुआ है और इसका सेपरेट एमसीक्यू का वीडियो भी अपलोड है, ठीक है, तो आप लोग सर्च कर लेना फार्मा एमसीक्यू डाल के, तो आपको ये मिल जाएगा। ओके तो साइनाइड पॉइजनिंग के लिए आपका बताना है कौन सा क्या है कंपाउंड यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए साइनाइड पॉइजनिंग की। सोडियम नाइट्रेट, नाइट्राइट, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट यूज होता है, ध्यान रखना है कौन कौन सा। सोडियम नाइट्राइट, देखिए कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस दिया हुआ है, नाइट्रेट नाइट्राइट, है ना। तो अगर हमने थोड़ा सा भी रिविजन नहीं करा, बिल्कुल सुपरफिशियली जरा जरा सा पढ़ा है, तो हम पक्का कंफ्यूज होंगे, है ना, तो इसलिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट याद रखना है। ओके नेक्स्ट है विच ड्रग इंटरैक्शन इन द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फार्माकोडायनामिक इंटरैक्शन। अब जो इंटरैक्शन होती है हमारी ड्रग इंटरैक्शन जो है ना, वो फार्माकोकाइनेटिक भी होती है, फार्माकोडायनामिक होती है। काइनेटिक होगी एडीएमई से रिलेटेड होगी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन से रिलेटेड जो इंटरैक्शन होगी वो फार्माकोकाइनेटिक में आ जाएगी। डायनामिक में क्या आएगी, जैसे रिसेप्टर से रिलेटेड इंटरैक्शन हो गई, है ना। देखिए वॉरफेन सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया है, फेनेटोइन कोट्राइमोक्साजोल दिया है, टेट्रासाइक्लिन सुक्राल्फेट दिया है, क्लोनिडिन क्लोरप्रोमाजिन। तो फार्माकोडायनामिक भी पता कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन फॉर क्लोनिडिन और क्लोरप्रोमाजिन का जो इंटरैक्शन होता है ना वो फार्माकोडायनामिक होता है। देखिए आपकी जो इनका इंटरैक्शन क्या है, आपकी जो क्लोरप्रोमाजिन होती है और इसमें टीसीएस भी आपके जो यही काम करते हैं, जो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स होते हैं, और जो क्लोरप्रोमाजिन क्या कराती है, एबोलिश द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ क्लोनिडिन बाय ब्लॉकिंग अल्फा रिसेप्टर्स ऑन विच क्लोनिडिन एक्ट। क्लोनिडिन जाके जहां पर काम करती है, अपना एक्शन शो करती है, जिन रिसेप्टर से कंबाइन होती है अल्फा रिसेप्टर से, तो उनको ब्लॉक करा देते हैं क्लोरप्रोमाजिन। ओके तो ये आपकी इंटरैक्शन कैसी है, फार्माकोडायनामिक इंटरैक्शन है। ओके नेक्स्ट है ड्रग विच इज गिवन बाय ओरल रूट से, ये कौन सी ड्रग देंगे। देखिए पेनिसिलिन, इंसुलिन, जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन तो हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड्स है ना, ये ओरली अब्जॉर्ब ही नहीं होती है ना, बाकी इंसुलिन भी नहीं दिया जाता। तो आपको देखिए ऑप्शन में पैरासीटामोल दिख रहा है जो हमारी ओरली दी जाती है बिल्कुल। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड नन। तो इसमें जो है लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, उसमें इसका आंसर ये ऑप्शन ए ही था। एच इन HEPA, हैपा में एच, तो हैपा की फुल फॉर्म आपको पता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर होता है ना, HEPA, तो हाई होता है एच का मतलब, बिल्कुल सिंपल है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है मेटालिक सूचर्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, सिल्वर, बोथ या मैग्नीशियम। तो आपके जो मेटालिक सूचर्स होते हैं ना, बोथ ऑफ द अबव, स्टेनलेस स्टील और सिल्वर दोनों के ही बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर मटेरियल। तो एब्जॉर्बेबल में कौन सा आता है, ब्रोकाफिल दिया है, हॉर्स हेयर दिया है, सिल्क दिया है, लिनेन दिया है। तो एब्जॉर्बेबल में कौन सा आ जाएगा आपका, ब्रोकाफिल आ जाएगा। ओके ऑप्शन 1 आ जाएगा राइट। तो एब्जॉर्बेबल सूचर्स में हमारा कैटगट, कंगारू टेंडन्स, ब्रोकाफिल आता है। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स में सिल्क आता है, लिनेन आता है, कॉटन आता है, सिंथेटिक थ्रेड आता है, हॉर्स हेयर आता है, मेटल एंड लॉस और सिल्कवॉर्म गट, सारे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं। जैसे एब्जॉर्बेबल सूचर्स फिर से आपसे पूछ ले कौन सा है, नायलॉन है, डर्मल सिल्क है, फेशियल आटा है ना। तो ये सिल्क तो हमारे हमने देखे नॉन एब्जॉर्बेबल में है, तो एब्जॉर्बेबल में हमारा फेशियल आटा आ जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ PTC मीटिंग विच शुड बी हेल्ड ईयरली, 2, 4, 6 या 8। आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा 6। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कैटगट इन्वॉल्विंग मेजरमेंट बाय मीन्स ऑफ डायल रीडिंग माइक्रोमीटर इज नोन एज द टेस्ट 4। ओके तो ये कैटगट के लिए जो टेस्ट है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो ये कौन सा टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, स्टर्लिटी है, गोज है, कंटामिनेंट्स है। तो कौन सा टेस्ट दे रखा है, ये गोज टेस्ट दे रखा है, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। ओके और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसमें होता है, उस टेस्ट में क्या होता है, दिस इज डन बाय मीन्स ऑफ मशीन इन विच लोड नेसेसरी टू रप्चर द गट इज मेजर्ड, द टेस्ट बीइंग परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रेट एंड नोटेड सैंपल्स। ठीक है तो इसके लिए आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला टेस्ट होता है, उसके बारे में बता रखा है। और कैटगट हमारा एब्जॉर्बेबल सूचर्स में आता है, कैटगट को वॉलिन गट भी कहते हैं और इसको शिप के इंटेस्टाइन से प्रिपेयर करते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि किसके इंटेस्टाइन से प्रिपेयर होता है, शिप का। कैटगट इज ऑल्सो नोन एज वॉलिन गट, कैटगट जो है एब्जॉर्बेबल
सूचर्स में आता है। जैसे व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्गाइल मेम्ब्रेन सूचर, कार्गाइल मेम्ब्रेन सूचर का जो है सोर्स बताना है, शिप है, ओक्स है, सिल्कवॉर्म है या आपका हॉर्स है। तो क्या होता है, कार्गाइल मेम्ब्रेन सूचर का जो आपका सोर्स है ओक्स हो जाएगा। देखिए कार्गाइल मेम्ब्रेन वाज स्टेराइल मेम्ब्रेन मेड फ्रॉम द पेरिटोनियम ऑफ द ओक्स एंड वाज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल एडहेशन बैरियर। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स एक्सेप्ट, सारे नॉन एब्जॉर्बेबल है सिर्फ एक को छोड़ के, मतलब कि एक आपको एब्जॉर्बेबल दे रखा होगा। देखिए नायलॉन है, सिल्क है, कैटगट है, मेटालिक सूचर। तो हमने देखा आपका कैटगट एब्जॉर्बेबल में आता है, तो नॉन एब्जॉर्बेबल में तो आएगा ही नहीं। आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है अवॉइड चीज चॉकलेट रेड मीट इन पेशेंट्स हु आर अंडर थेरेपी। देखिए चीज चॉकलेट्स रेड मीट मतलब कि उन पेशेंट्स को नहीं देना जिनको क्या दे रहे हो, बेंजोडाइजेपिन्स वाले पेशेंट्स को नहीं देना, फिनोथायाजिन, माओ इनिबिटर, प्रेडनिसोलोन। तो बताइए, देखिए माओ इनिबिटर जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो उनमें जो है ये टायरामिन कंटेनिंग फूड होते हैं, चीज चॉकलेट रेड मीट है ना, तो ये सब नहीं देने होते। क्या हो जाता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है। ओके, तो अगर किसी पेशेंट्स को माओ इनिबिटर देते हैं तो उनको टायरामिन कंटेनिंग फूड को अवॉइड करना होता है, या फिर ठीक है ध्यान रखना आपको, तो माओ इनिबिटर से आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे होता क्या, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है। नेक्स्ट है ओटीसी स्टैंड्स फॉर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फिर भी एग्जाम में आता है, ओवर द काउंटर याद रखना है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटेगरी ऑफ एबीसी एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ एक्सपेंडिचर एंड 10% ऑफ ड्रग। ठीक है, इन्वेंट्री के मैंने 1-2 क्वेश्चन ही लिया, बाकी के सारे क्वेश्चन जो इन्वेंट्री के ना वो हम डीएसबीएम में डिस्कस करेंगे। ओके, तो एबीसी एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल की डिफरेंट टेक्निक है, उसमें अपनी एबीसी एनालिसिस आती है। ऑलवेज बेटर कंट्रोल भी इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, तो इसमें ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम आते हैं। कह रहे 70% एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कि 70% तो एक्सपेंडिचर है इन आइटम्स का, 10% टोटल ड्रग का सिर्फ 10% ही है, तो बहुत ही कॉस्टली आइटम्स हो गई है, तो है ना, बहुत ही क्या है कॉस्टली आइटम्स है। तो कौन से आइटम है, ए बी सी या डी? डी तो होता ही नहीं है, ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम होते हैं, तो आपके ये ए आइटम्स होते हैं। ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा। ओके, जैसे इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक दैट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच टू ऑर्डर, मतलब कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, तो ये किस में आता है, एबीसी एनालिसिस में, वीईडी एनालिसिस में, वीईएन, ईओक्यू। तो ये आपका ईओक्यू एनालिसिस में आता है। तो एग्जाम में देखिए इनकी फुल फॉर्म बहुत बार आती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है ईओक्यू। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो ईओक्यू इन्वेंट्री कंट्रोल की ये भी टेक्निक है, तो इस टेक्निक में होता है हाउ मच ऑफ द इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर्ड, कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी होती है, ये डिटरमाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंगर्स इंजेक्शन कंटेन। ठीक है, तो रिंगर्स इंजेक्शन में क्या प्रेजेंट है, देखिए ऑप्शन ए में 10% फ्रक्टोज दिया है और 0.9% NaCl। ठीक है, तो इसमें देखिए फ्रक्टोज नहीं होता। फिर 15% मैनिटोल दिया है, 0.45% सोडियम क्लोराइड दिया है, फिर 0.86% सोडियम क्लोराइड, 0.03 आपका जो है पोटाशियम क्लोराइड और 0.033% कैल्शियम क्लोराइड दिया है। ओके, तो ये तीनों होते हैं इसमें, NaCl, KCl और कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड तीनों होते हैं। तो देखिए आपका आंसर तो ऑप्शन सी ही राइट हो गया, रिंगर्स इंजेक्शन में। और देखिए एक बार ना एक एग्जाम में, गोवा का एग्जाम था आई थिंक, उनमें ना क्वेश्चन में ना इसकी कंसंट्रेशन पूछी हुई थी, मतलब ये जो कंसंट्रेशन है ना, तो चारों ऑप्शन में ना आपको NaCl, ये सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड दिया होता, सिर्फ ना वेरिएशन कहाँ पर था, यहाँ पर वेरिएशन था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, बाकी आपको 0.9% NaCl दिया और 2.245% लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, पिक आउट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रेसिंग्स। तो ओड मतलब कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है वो बताना है। बैंडेज, सैनिटेशन, जो है एब्जॉर्बेंट है, प्रोटेक्टिव। तो आपका जो है सबसे अलग इसमें से सैनिटेशन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नॉनलिन इज अ प्रोग्राम विच प्रिडिक्ट। तो हमने अभी मैंने आपको दिखाए थे इसमें जो प्रोग्राम थे, फार्माकोकाइनेटिक के लिए कौन से प्रोग्राम थे ना, और नॉन फार्माकोकाइनेटिक के लिए कौन से थे। तो देखिए नॉनलिन किसके लिए देखा था हमने, यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिन है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है, बैच नंबर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, स्टॉक पोजीशन एंड शेल्फ लाइफ। तो आपका फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के लिए हमारा जो नॉनलिन जो है प्रोग्राम आता है। ओके, जैसे रेजिंग क्रिएटिनिन लेवल इंडिकेट, अगर क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा हो जाता है तो क्या इंडिकेट करेगा कि हाइपोपिट्यूटरिज्म हुआ है, सोरियासिस हुआ है, किडनी डैमेज हुआ है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, किडनी डैमेज। ओके,
ऑप्शन सी, वट एडवाइस विल बी गिवन टू पेशेंट्स व्हेन गिवन टेट्रासाइक्लिन। किसी पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन देंगे तो क्या एडवाइस देंगे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। टू टेक विद मिल्क, मिल्क के साथ लेनी है? बिल्कुल नहीं लेनी। नॉट टू टेक विद मिल्क, है ना, तो हम कहेंगे इसको दूध के साथ में नहीं लेना, इनसोल्युबल चिलेट्स फॉर्म करा लेती है। ओके, टू टेक विद फैटी डाइट, टू टेक इन इवनिंग। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग द टर्म DUR रेफर्स टू। तो DUR का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोगों के। DUR क्या है? ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? डिटरमाइनिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन, कैलकुलेटिंग द फार्मेसीज इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, असेसिंग द पेशेंट्स एलिजिबिलिटी फॉर मेडिकेशन असिस्टेंट प्रोग्राम, आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड अदर क्लिनिकल इशू। ओके, तो जो आपका है ये DUR ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या आइडेंटिफाई करता है? पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड अदर क्लिनिकल इश्यूज। नेक्स्ट है, कंसेप्ट ऑफ एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप प्राइमरली एम्स टू। तो एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप का कंसेप्ट जो है इसमें क्या है? देखिए, प्रमोट द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक, फेज आउट द यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन मेडिसिन, एनकरेज द यूज ऑफ एंटीबायोटिक एज अ प्रिवेंटिव मेजर, या ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ एंटीबायोटिक टू कम्बैट रेजिस्टेंस। ओके, तो एंटीबायोटिक जो स्टीवॉर्डशिप में क्या आता है? ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ एंटीबायोटिक टू कम्बैट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, इन मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट द टर्म पॉलीफार्मेसी इज particularly important as it refers to। पॉलीफार्मेसी का मतलब आपको पता ही है ना, 4 या 4 से ज़्यादा, मतलब कि 4 to 10 ड्रग्स एक साथ ले रहे हैं। मतलब पेशेंट जो ओल्ड एज की, बड़ी एज के पेशेंट्स होते हैं, उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है ना, तो अगर उनको अलग अलग डिजीज़ है तो उसके अलग अलग टैबलेट्स भी, ज़्यादा दवाइयाँ देंगे, ठीक है। तो कह रहे इससे इसको बोलते हैं पॉलीफार्मेसी। देखिए, कह रहे ए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मेसीज एबिलिटी टू सोर्स मल्टीपल ड्रग्स, यूज ऑफ सिंगल मेडिकेशन फॉर मल्टीपल डिजीज। तो ऐसा तो नहीं होता ना। बाकी देखिए, प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मल्टीपल मेडिकेशन, ठीक है, मल्टीपल मेडिकेशन यूज कर रहे हैं बाय ए पेशेंट पोटेंशियल लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट। तो बिल्कुल सही बात है ना। अलग अलग दवाई ले रहे हैं तो कोई ड्रग किसी के साथ इंटरेक्ट करेगी, है ना, तो ये आपका है यूजिंग मल्टीपल मेडिकेशंस बाय ए पेशेंट पोटेंशियली लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट है OTC ड्रग्स आर। तो OTC का फुल फॉर्म तो देख ही लिया, ओवर द काउंटर। कह रहे दे डू नॉट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन। तो बिल्कुल सही बात है, OTC ड्रग ओवर द काउंटर ड्रग होती है, इनको कोई प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। सोल्ड अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो जाएंगी। रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो ऐसा भी नहीं होता। आपका आंसर ऑल का मतलब ही नहीं है, आंसर इज ऑप्शन ए, दे डू नॉट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन। जैसे नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज्ड फॉर एंटरिंग फीड इज कोल्ड स्टीवंस ट्यूब, रिलेस ट्यूब, फोलेस ट्यूब, नन। तो ये आपकी रिलेस ट्यूब होती है ना, ऑप्शन बी। जैसे सिकल सेल एनीमिया कैन बी सस्पेक्टेड इन केस ऑफ डैश इन इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये फुल फॉर्म देख लेना, ESR की इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होती है। कह रहे सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा? आपका ESR जो है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों होगा, या नन। तो सिकल सेल एनीमिया जब होता है आपका ESR जो है कम हो जाएगा। अगर ESR कम है तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि आपको जो है सिकल सेल एनीमिया है। ओके, तो कह रहे हैं सिकल सेल एनीमिया कैन बी सस्पेक्टेड इन केस ऑफ डिक्रीज इन इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ओके, तो आपका डिक्रीज होगा, इसमें ये सी नहीं होगा, ये सी तो गलत लिखा हुआ है, बी आंसर होगा। देखिए, इंक्रीज होगा अगर ESR, तो आपका कब होता है? MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, RA मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, TB, ट्यूबरकुलोसिस, रीनल डिजीज, कैंसर, न्यूमोनिया, मेंस्ट्रुएशन, इन सब में जो है आपका ESR ज्यादा होगा। कम कब होगा? सिकल सेल एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया वीरा के केस में जो है आपका ESR ज्यादा, मतलब कि कम होगा, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बैरियर इन पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग में मेजर बैरियर बताइए। लैंग्वेज है, जेंडर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रिस्क्रिप्शन है। तो मेजर बैरियर जो है पेशेंट काउंसलिंग में क्या होगा? देखिए, लैंग्वेज, जेंडर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिस्क्रिप्शन। देखिए, आपका लैंग्वेज हो जाएगा। इसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? इन क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट डज OTC मीन्स, है ना, OTC का मतलब क्या होता है? देखिए, एम्स भुवनेश्वर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो OTC का मतलब बताना है, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट सेंटर होता है, ऑर्डर टू कंपाउंड है, ओवर द काउंटर या ऑन टाइम कंसल्टेशन। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं
तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोग अगर जो आप लोगों ने फार्मा एमसीक्यू का मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं करा है तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा और जो है शेयर भी कीजिएगा। ओके बच्चों।